हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आयोग ने आरओ के प्रीलिम्स पेपर की तारीख निर्धारित कर दी है। 11 फरवरी 2024 को प्रीलिम्स पेपर कराया जाएगा। इस पेपर में जीएस 140 क्वेश्चन आएंगे और इसी जीएस वाले पार्ट के अंदर कुछ रीजनिंग के और मैथ्स के प्रश्न भी होंगे। 60 प्रश्न हिंदी के आएंगे। ये पेपर अलग होगा। तो ये दो पेपर होंगे प्रीलिम्स पेपर के अंदर, और प्रीलिम्स पेपर हमारा क्वालिफाई पेपर है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोग मेंस पेपर में बैठेंगे। देखो, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, बात सही है, लेकिन जो मेंस पेपर होगा उस मेंस पेपर के आधार पर जो सिलेक्शन होगा उसमें पॉइंट से बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे पछड़ जाएंगे। अगर आप भी सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो समय बहुत कम है, तैयारी में आप लोग जुट जाइएगा। मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ऑफलाइन, जैसे कि दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, विजन आईएएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड, मैं उन सारे टेस्ट सीरीज को कराऊंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज रहेंगी। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो बेहतर तो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें। आज की इस वीडियो में 140 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जो इतिहास से संबंधित होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक होंगे, जो पीसीएस लेवल के सभी प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो आज का जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा यूपी के अंदर कॉपर स्टोन स्थल नहीं है? तो क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेहरान, क्या ऑप्शन नंबर बी है नवदा टोली, क्या ऑप्शन नंबर सी है खैराडीड, क्या ऑप्शन नंबर डी है सोहगोरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट होगा, नवदा टोली। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो भारत की बात की जा रही है, ना कि पूरे पाषाण काल की बात की जा रही है। तो भारत में सबसे पहले जो अवशेष मिले थे हमें कृषि के, वो नवपाषाण काल से मिले थे। कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से, उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये करके क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर उत्खनन करता है, यहाँ स्थल दिया गया है। तो ये हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ना कि राखलदास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा। फिर चनहुद्रों की खोज की गई थी, मैके ने की गई थी। रोपड़ की जो खोज की गई थी वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, और लोथल की खोज आरएस बिष्ट ने नहीं की थी। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगले प्रश्न की अब बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, प्राक मतलब एक प्राचीन हड़प्पा और वर्तमान हड़प्पा और हड़प्पा के बाद वाला जो एक हड़प्पा का टाइम रहा है, इन तीनों कालों का प्रतिनिधि करता है, तो वो कौन सा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो सही सुमेलित है? देखो, दाइमाबाद जो गोदावरी नदी के तट पर है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर दाश्क नदी के तट पर है, सही आंसर है। मांडा सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो शौरतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो शौरतुलई एक प्रसिद्ध स्थल रहा है हड़प्पा का, तो वो अफगानिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं था? तो हमें कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो जानवरों के थे हड़प्पा कालीन मोहरों के अंदर, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा की मोहरों में नहीं रहा है, वो था घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि हड़प्पा सभ्यता धार्मिक रीति रिवाजों की समानता विद्वान थी। ऑप्शन नंबर डी है कि हड़प्पा वासी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, जी हाँ सही है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो एक हड़प्पा जो वासी थे वो धार्मिक रीति रिवाजों में समानता में विद्वान नहीं थे। नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि नदी मार्ग परिवर्तन हुए। ऑप्शन नंबर सी है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के कारण इनका पतन माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला 10वां प्रश्न हम देखें तो प्राचीन आर्यों के निवास स्थान सप्त सिंधु के क्षेत्र
विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो कौन सी नदी शामिल नहीं थी? ऑप्शन नंबर सी है इसका, गोमल नदी शामिल नहीं थी। तिस्ता है, अस्कनी है, सरस्वती है। जो सिंधु की सहायक नदी है वो सारी नदियाँ इसमें मिलेंगी आपको, जो सप्त सिंधु क्षेत्र है हमारा। अगले प्रश्न देखें तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? तो कृषि का देवता कहा जाता था इंद्र को। देखो जो पानी का देवता था, है ना, पानी के देवता को ही कृषि का देवता कहा गया है उत्तर वैदिक काल के अंदर। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सा इनमें से सुमेलित है? जैन धर्म के तीर्थकर इधर उनके प्रतीक इधर दिए गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो है उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, सर्फण। ओके, अगले प्रश्न देखें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इनमें सत्य होगा बौद्ध धर्म के अनुसार? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। जी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। देखो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। एक और दो दोनों के दोनों क्या है वो यहाँ पर सत्य होंगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक साइड में तो हमारे कुछ एक 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं करता है क्योंकि अंग राज्य की राजधानी हुआ करती थी चंपा, ना कि राजगृह। ओके, अगले प्रश्न की बात की जाए, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उदयन के द्वारा। उदयन जो है वो बिंबिसार के पौत्र थे, है ना, तो इनके द्वारा ही क्या किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। 17वें प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो नालंदा नहीं था, क्योंकि नालंदा की स्थापना उस समय तक नहीं हो पाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूमि दान का पहला अभिलेख हमें जो मिलता है या उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं तो कहाँ से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं। पहली बार ब्राह्मणों को एक भूमि दान दी जाती थी, तो नानाघाट अभिलेख है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह में से सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बड़ौच। बड़ौच जो कच्छ वाला एरिया था, तो वही वहाँ पर बड़ौच बंदरगाह हुआ करता था, तो वो सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था गुप्त काल का पश्चिमी तट पर। अगले प्रश्न को देखेंगे, 20वां प्रश्न है, भारत में हुण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, तोरमान। तोरमान के नेतृत्व में हुणों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, धर्म विजय कहा गया है, क्योंकि जो भी एक यहाँ पर विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त के द्वारा, वो वापस साम्राज्य या वापस जमीन जो थी वो उन्हीं को दे दी गई थी जिनसे वो जीती थी, इसलिए इसे धर्म विजय कहा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से जाना या बताया है या उनको प्रदर्शित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, घनानंद। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो गुप्तचर मतलब IB जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो, तो इंटेलिजेंट ब्यूरो प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों को अंकित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हुविश जो हैं, हुविश के सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों को अंकित किया गया। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी ये हरिसेन कालिदास वीरसेन साव के द्वारा की गई थी मंदसौर प्रशस्ति की रचना। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन? देखो यहाँ पर प्रियदर्शी हर्षवर्धन ने लिखी थी, हरचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, सूर्य शतक और मयूर शतक जो है वो मयूर के द्वारा ही लिखी गई थी, ना कि जयसेन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक ने गुफा का निर्माण विहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था। तो इनमें से कौन सी ऐसी गुफा है जिसका निर्माण अशोक ने बराबर पहाड़ी जो पड़ती है बिहार के अंदर, तो वहाँ पर नहीं करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोमहर्षि गुफा का। नहीं तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा जो है वो अशोक के द्वारा निर्मित है। लोमहर्षि गुफा जो है वो अशोक के द्वारा निर्मित नहीं है। अशोक के जो पौत्र थे, देव वसुदेव या देवभूति शायद उनका नाम था, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना या इसको निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा कि मौर्य कालीन करों में से कौन सा कर एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो धार्मिक कर कौन सा हुआ करता था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रज्जु। रज्जु एक धार्मिक कर हुआ करता था, ठीक है। और जो वित्तीय था वो एक चारागाह पर लगाया जाने वाला एक कर हुआ करता था। बलि जो है वो एक मापन बल एक वो हुआ करता था कर, जिसमें हम लोग माप किया करते थे, कर लिया जाता। हिरण्य एक कैश क्रॉप हुआ, एक कैश टैक्स हुआ करता था, नगद कर हुआ करता था। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो देखो यहाँ प्राचीन काल की बात की जा रही है, तो प्राचीन काल में द्विवेद शासन प्रणाली, डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था, तो कुषाण शासकों के द्वारा लाया गया था। ओके, 30वां प्रश्न है, एक शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो चांदी के ढाले जाते थे। ओके, 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा महेंद्र द्वितीय के द्वारा। महेंद्र द्वितीय जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी, तो इसीलिए कुमारगुप्त अगर ऑप्शन में नहीं आता कभी भी तो महेंद्र द्वितीय सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल में से संबंधित नहीं है? तो पल्लव काल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लिंगराज मंदिर, क्योंकि लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजा जो हैं उन्होंने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। नहीं तो कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर और शौर मंदिर जो है वो पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित है। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, 33वां क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंडा उपाधि धारण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम जो है इन्होंने वातापी राजाओं को पराजित किया था और उसके बाद यहाँ वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था, ओके, बड़ा अच्छा प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक था भद्रबर्मन, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपराजित। अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ओके, 35वां प्रश्न है, हिंदू जैन और बौद्ध मंदिर जो हैं इन तीनों का प्रतिनिधि करने वाली गुफा इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो है इनके अंदर 34 गुफाएं हमें मिलती हैं और 34 गुफाओं में से 1 से लेकर 12 तक जो है बौद्ध धर्म को है। ओके, और 13 से लेकर जो 29 तक है वो एक भगवान मतलब शिव को है, विष्णु जी को है, हिंदू धर्म से संबंधित है, और जो बाकी की है 30, 31, 32, 33, 34 वो जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तरामचरित्रम के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, तो ये लिखी गई थी उत्तरामचरित। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे तो मोहम्मद गोरी गजनी आते समय किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा हत्या की गई थी मोहम्मद गोरी की? तो सही आंसर हो जाएगा खोखरो के युद्ध में, खोखरो के द्वारा लड़ाई में मारा गया था। नमाज पढ़ते समय ये कहा जाता है कि उनको हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गोरी की। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो चौगान खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा लाहौर। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इलबारी। इलबारी एक वंशीय राजा हुआ करता था। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर हो जाएगा। दक्कन पर अपनी विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग सल्तनत काल के किस सुल्तान ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, खुसरो के द्वारा किया गया था, पैगंबर की उपाधि धारण की थी। ओके, मसाहत निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मसाहत किससे संबंधित है? क्या सिक्का से, क्या न्याय से, क्या सेना से, क्या भूमि से? तो सही आंसर हो जाएगा भूमि से संबंधित है मसाहत। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे, 43वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी?
तैमूर लंग के सेनापति जो है खिज़्र खां और देवल रानी के एक प्रेम संबंधों को इसमें दर्शाया गया है आशिका में, और ये खिज़्र खां के कहने पर ही लिखी गई पुस्तक थी आशिका। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दंती दुर्ग को कहा जाता है। 45वां प्रश्न है चोल कालीन प्रशासनिक इकाई को व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। मतलब चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों की कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था, क्या कुरी, क्या पेरुंगिरी, क्या नगरम, क्या महासभा। जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, कुरी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को बात की जाए, चंदेल साम्राज्य जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या विजय शक्ति है, क्या हर्ष है, क्या जय शक्ति है, क्या नन्नुक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है जय शक्ति। अगले क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से या निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा था। तो अर्श आशियानी किसे कहा था, तो सही आंसर हो जाएगा अकबर को, क्योंकि अकबर एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, एक सभी के लिए मतलब सभी धर्मों के लिए समानता का कार्य किया है, तो इसीलिए इसको अर्श आशियानी कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से युग्म। तो यहाँ पर ओके, तो सही आंसर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध जो है, सामूगढ़ का युद्ध मई में हुआ, मई 1658 में हुआ था, और यही वो सामूगढ़ का युद्ध है जिस युद्ध के बाद में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और शाहजहाँ को उसने गद्दी से हटा दिया था। अगले प्रश्न को देखें कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा, बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो एक कुशल वजीर रहा है बाबर का, जिसने कई विजय दिलाई है बाबर को, और ये किसको बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था हुमायूं के स्थान पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है मेहदी ख्वाजा, मेहदी ख्वाजा। अगला क्वेश्चन देखें 51वां, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वाग्राही कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वाग्राही कहा जाता है किस इमारत को, तो सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देखें जरा, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रुद्र संप्रदाय से था। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध रुद्र दामन से था। अगले प्रश्न को देखें तो सूफी संत बाहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे सूफी संत बाहुद्दीन जकारिया। ओके, 54वां प्रश्न है, ताताचार्य जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था। तो इनका संबंध किस शासक से रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के टाइम से। देवराय द्वितीय के टाइम पर थे ताताचार्य जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अगले प्रश्न को देखें, 55वां प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। तो राजव्यास की उपाधि धारण की थी हरिहर सेकंड ने। देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की 1336 में, जिनमें से हरिहर प्रथम जो है वो उनकी डेथ पहले हो गई थी, उसके बाद हरिहर सेकंड आया और हरिहर सेकंड जो है इसने ही उपाधि धारण की थी राजव्यास की। अगले प्रश्न को देखें तो कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। मसूलीपट्टनम इनका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है मसूलीपट्टनम। अगले प्रश्न को देखें, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धा का संबंध किस व्यक्तियों से रहा या किस टाइम पीरियड से रहा या किस स्थान से रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है मेवाड़ से रहा। जिस समय महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के जो वीर योद्धा सेनापति रहे हैं तो वो जयमल या फिर जो एक किले की देखरेख करते थे वो फत्ता, ये दोनों के दोनों बड़े ही फेमस रहे हैं मेवाड़ से। अगले प्रश्न को देखें कि बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था। तो बंगाल में जो दाखिल दरवाज़ा बनवाया था वो बनवाया ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है बारबक शाह के द्वारा। बारबक शाह
देखो ये एक ऐसा एक गेट है या ऐसा दरवाज़ा है जिसमें एक हमें भारत और ईरानी वास्तुकला का संबंध देखने को मिलता है, और हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक इस दरवाजे को कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न की बात की जाती है। 59वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि से नवाजा गया है? तो जगत भूषण की उपाधि से किसे नवाजा गया है? क्या हुसैन शाह को, क्या अलाउद्दीन फिरोज शाह को, सैफुद्दीन फिरोज को, या नुसरत शाह को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है, नुसरत शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके 60वां प्रश्न है कि कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंध निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। जी हाँ, कश्मीरी जो शासक जैनुल आबिदीन है, इसे अलाउद्दीन कहा जाता है कश्मीर का। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, तो गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। जी हाँ सही है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, 61वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना को गठित किया था? तो जिसके यहाँ पर कहा जाता है लगभग 10,000 दासियाँ हुआ करती थी, तो वो ग्यास शाह था। सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ग्यास शाह। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम को जो है वो शाह बेखबर कहा जाता था, जहांदार शाह को एक लंपट मूर्ख कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला शासक कहा जाता था, शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर ना कहकर ये कहा जाता था घृणित कायर फर्रुखशियर को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को नहीं कहा जाता था, फर्रुखशियर को कहा जाता था, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, 63वां प्रश्न है कि आमेर के राजा जयसिंह और आधुनिक के द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेदशाला के किस स्थान पर नहीं बनवाई थी? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वेदशाला इनमें से कौन से स्थान पर नहीं बनवाई गई थी राजा जयसिंह के द्वारा? तो ये ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, अजमेर में। जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है, मतलब ये इन सभी जगह पर है, न कि अजमेर में। अगले प्रश्न की बात की जाए कि निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अपने नाम से सिक्के चलवाए। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि नौसेना बोर्ड का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर इसका जो है गलत आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल गलत है, इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ये गलत हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे जरा। 65वां प्रश्न है कि नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही के नाम से सिक्के जो चलवाए थे वो महाराज रणजीत सिंह के द्वारा चलवाए थे। ओके, अगले प्रश्न की बात की जाती है कि पुर्तगाल वायसराय ने कोचीन की जगह पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो कोचीन की जगह पर गोवा को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था नूनो दे कुन्हा। नूनो दे कुन्हा ने कोच्चि की जगह पर गोवा को राजधानी बनाया, लेकिन भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता का संस्थापक जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फ्रांसिसो दी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो डचों ने भारत में अपनी पहली कारखाने की फैक्ट्री स्थापित कहाँ पर की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों के द्वारा। ओके, 68 क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के टाइम पीरियड में 1608 में ये भारत में आया, मतलब जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, एक्स ला सापले की संधि से हुई थी, जो 1748 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखें तो द्विज शासन का जनक किसे कहा जाता है? 1765 की ये बात है, तो द्विज शासन का जनक जो है वो कहा जाता है लियो कार्टिस को। लियो कार्टिस को कहा जाता है। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ऐसा व्यक्ति है जिसने बंगाल में द्विज शासन प्रणाली चलाई थी, लेकिन जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम का? तो लियो कार्टिस को कहा जाता है। ओके,
पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग की स्थापना 1835 में भारत के अंदर हुई थी, लॉ कमीशन बना था फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात की जाती है तो 73वां प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है। लॉर्ड मिंटो के द्वारा कहा गया था, और लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का। ओके, 74वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। 1935 में के अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार बना। फेडरल सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत 1937 में इंडिया में हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन सा शामिल नहीं है या नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी नहीं था। तो जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ना कि वो प्रारूप समिति में रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित नहीं है? देखो, सती प्रथा का भी है, ठगी प्रथा है, नरबली प्रथा का अंत इन्होंने किया था, व्यापक सिद्धांत इन्होंने नहीं चलाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापक सिद्धांत चलाया गया था। साइमन कमीशन की बारे में बात की जा रही है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही है। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कथन देखने, कथन नंबर फर्स्ट है कि वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। जी सही है। बी ऑप्शन है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यकरण पर बल दिया गया था। सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। जी गलत आंसर हो जाएगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था, ना कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो यहाँ ए और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। ओके, स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है 79वें क्वेश्चन में कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया था। स्थायी बंदोबस्त में महलवाड़ी में माना गया था किसानों को, और जो परिवार थे गांव के लोग थे। अगला प्रश्न की बात की जाए कि रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रेतवाड़ी का कहा जाता है टॉमस मुनरो को भी कहा जाता है, और कैप्टन रीड को भी कहा जाता है। उपरोक्त दोनों सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा। 81वां क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है कि नील की खेती करना अनिवार्य था 3/20 हिस्से पर। तो इसे तीन कठिया एक पद्धति भी कहा गया था। ओके, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल की इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही इस पुस्तक में भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगले प्रश्न को देखें तो 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था। जी हाँ, कारण रहा है। वेलेजली की सहायक संधि भी इसमें सहायक मतलब एक रही है, जिसका कारण माना जाता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के कारण या डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के कारण हुई थी, ना कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण हुई थी। तो यहाँ पर 1 और 2 का सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है बड़ा अच्छा कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जिस समय क्रांति चल रही थी उस समय लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत बेगम महल ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी? तो 1857 की क्रांति को कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? तो सही आंसर इसमें क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, आउटरम एवं टेलर ने, आउटरम एवं टेलर ने कहा था।
ओके, 86वां प्रश्न है, 86वां क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का एक क्षेत्र जो था वो बंगाल था, सही है। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता जी, सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखो सन्यासी, हाँ जी, तो यहाँ पर आनंद मठ पुस्तक में इसका वर्णन किया गया सन्यासी विद्रोह का। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पंजाब के अंदर कूका आंदोलन चला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने किया था। तो बिरसा मुंडा ने किया था मुंडा विद्रोह का। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें देखो पहला ऑप्शन है कि उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। जी हाँ, सही है। सेकंड ऑप्शन है कि इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। जी हाँ, सही है। इसका प्रकाशन नागपुर में हुआ था। ये गलत हो जाएगा, ना कि नागपुर में हुआ था, ये सिर्फ बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही चले जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90वां प्रश्न है हमारा कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ठीक है, तो जितने भी एक स्थानीय पत्र थे छप रहे थे, उन पत्रों पर एक रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और इस प्रेस एक्ट को हटाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें जरा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ओके, लॉर्ड वेलेजली 1800 ईस्वी में कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था। वुड डिस्पैच जिसे भारत का एक शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है, वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है, 1856 में इंडिया में आया था। तो महिला शिक्षा के लिए बात इसने की थी, सही है। ऑप्शन नंबर बी है माध्यम चलाने की इसमें बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है कि अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति लाई जाए, ये भी इसमें सही बात बोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा यहाँ पर कि इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो बंगाल विभाजन जो था वो प्रभावी हुआ था, वो 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था 1905 में। तो इसलिए इस दिन ही शोक दिवस मनाया गया और इसी दिन रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले प्रश्न की हम बात की जाती है तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में ये तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 95 का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था। सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन दिए गए हैं, यहाँ पर अध्यक्ष दिए गए, तो सही आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटक में और ये मोतीलाल नेहरू में नहीं महात्मा गांधी ने किया था। ओके, 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी नहीं था। तो गर्मपंथी नहीं था मतलब इसका मतलब वो नरमपंथी था। तो नरमपंथी में से डी ऑप्शन सही। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो एक नरमपंथी नेता रहे हैं कांग्रेस के। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा ये कथन कहा गया था, ये बात बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गया था, कौन बना था। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें नरेंद्र गोसाई बन गया था और नरेंद्र गोसाई की एक भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें राम प्रसाद बिस्मिल
अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड 9 फरवरी 1925 में हुआ था। ओके, अगले प्रश्न को देखें। 101वां प्रश्न है कि पूना की जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड एंड लेफ्टिनेंट आर्यस्ट, तो इसकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, तो किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है, चापेकर बंधु के द्वारा की गई थी। ओके, 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर, जो एक बिहार के अंदर पड़ता है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? इसमें खुदीराम बोस है, ठीक है, और खुदीराम बोस जो है इनको फांसी दे दी गई थी और ये 1908 की बात है। और 1908 में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले जो क्रांतिकारी थे वो खुदीराम बोस थे उस टाइम जब इनको फांसी दी गई थी इस कारण, ठीक है। अगले नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो 103वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 104 है कि केशव बलिराम हेगड़ेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओके, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो देखो भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आजाद भी था, राम प्रसाद बिस्मिल भी था, तो शिव वर्मा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा? देखो दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो यहाँ पर इसका सही डी ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल, रास बिहारी घोष नहीं था। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दे दी गई थी और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1905 की ये बात है, 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां प्रश्न है कि यहाँ पर सही उत्तर का चयन करने कीजिएगा। तो हमें सही कथन इसमें छांटना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कैसे? क्योंकि कानपुर षड्यंत्र हुआ 1924 में, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में आया और उसके बाद था मेरठ षड्यंत्र 1929 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110वां है कि बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? अहरार आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ एक जो ढाका के अंदर या फिर बांग्लादेश वाले रीजन में प्रारंभ किया गया था। तो ये 1906 में किया गया था, जिस समय एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एका आंदोलन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 1921 और 22 में बंगाल में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया था। देखो यहाँ पर बंगाल नहीं है, अवध आएगा, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी, पासी और सहरेब थे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल में नहीं होकर ये कहाँ पर हुआ था? अवध के अंदर एक आंदोलन। अगले प्रश्न को देखेंगे जरा। ओके, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में। देखो जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 में प्रारंभ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1918 तक चला था। तो 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो वो किस वजह से आया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे जरा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। जी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों
के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त किया था या 3 आयुक्तों नियुक्त करने की शक्तियाँ दी थी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे रहेंगे। जी हाँ, ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और उनकी घटना के कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है कि इसमें अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ 1908 में, उसके बाद है कि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र हुआ, है ना, और फिर है इसमें काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, और चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ 1929 में, और डलहौजी स्क्वाड बम कांड हुआ वो भी 1929 के आसपास ही हुआ था, 1929 में, तो इसलिए बाद में डलहौजी स्क्वाड हुआ, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो 114 क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहले इनमें से कौन सा हुआ और उसके बाद कब हुआ? तो यहाँ चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ, तो 4 पहले आना चाहिए। चंपारण आंदोलन के बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है जी, 4-1, फिर आया रोलेट अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन उसके बाद हुआ जी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ओके, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हम लोग छाटे जरा पहला कि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वयं शासन प्राप्ति की घोषणा हुई थी। बी ऑप्शन है इसमें, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य को स्वीकृत किया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग जो की गई थी, पूर्ण स्वराज्य का जो एक अधिनियम पास किया था, तो वो 1929 के लाहौर सेशन में किया था, और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज्य मनाया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में। अगले प्रश्न को हम लोग देखें जरा, इल्बर्ट विधेयक विवाद में था किस वजह से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव। देखो, यहाँ पर कहा गया था कि जितने भी मतलब जो अंग्रेज़ हैं या फिर ब्रिटिश लोग हैं, तो उनका केस जो है वो भारतीय लोग लड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ क्या पूरे ब्रिटिश वालों ने पूरी आपत्ति जताई थी कि ये छोटे लोग हैं, ये हमारा केस कैसे लड़ लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक भेदभाव देखने को मिला था, नस्लीय भेदभाव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है। फ्रैंक मोरिस जो है वो जीवनीकार रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ओके, 118वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया था, गलत हो जाएगा। कथन नंबर सेकंड है कि इस आंदोलन को पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए किया गया था, ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएंगे भाई, दोनों गलत हो जाएंगे। 119वां प्रश्न को देखेंगे, 119। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व संबंध एक रिपोर्ट तैयार करना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कानून बनाना था, कानून की समीक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट है, बी गलत हो जाएगा। ओके, 120वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड में कांग्रेस अधिवेशन दिए, दूसरी साइड में उसके अध्यक्ष दिए, तो यहाँ पर एक जो गलत हो जाएगा रास बिहारी घोष। 1907 में रास बिहारी घोष जो है नहीं रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो 121वां प्रश्न है कि 1916 में लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, इसका प्रमुख समझौता क्या था? देखो, उग्रवादियों
को कांग्रेस में शामिल कर दिया था, जो भी गरम दल के नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। सेकंड नंबर पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों राइट है। ओके, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता था। 122वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां है। वैसे तो आगा खां भी है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें छांटना है, तो सलीमुल्लाह खां इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 123वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि गदर पार्टी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। गलत हो जाएगा, तो एक ऑप्शन इसका बिल्कुल, मतलब इसमें कहा गया कौन सा असत्य है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका असत्य है, मतलब सेकंड नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। और सोहन सिंह भाकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि लाला हरदयाल जो है वो बाद में इसके नेतृत्व में आए थे, ना कि पहले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जरा कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए गया था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है, हेमचंद्र कानूनगो। 126वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। देखो यहाँ पर कुछ घटना दी गई है, उनको हमें सही व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहली घटना इसमें कौन सी हुई? दांडी मार्च यात्रा हुई थी। दांडी मार्च, देखो ध्यान रखेंगे कि 1930 में दांडी मार्च हुआ। उसके बाद इसमें 1931 में मैकडोनाल्ड अवार्ड था, जो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश लोगों के द्वारा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में दिया गया, मतलब है ना। फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, तो 1, 3, फिर पूना पैक्ट हुआ 4, और उसके बाद हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने हरिजन एक संघ बनाया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखें तो 1937 का जो चुनाव हुआ था, तो 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी? तो पंजाब में नहीं आई थी भाई, और इसके अलावा बंगाल में नहीं आई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 2 में नहीं आई थी, तो 3 में और 4 में, 3 और 4, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं तो संयुक्त प्रांत में और मद्रास में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दे दिया गया था, तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखें जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था? तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र मतलब पाकिस्तान को एक भारत से सेपरेट करने की बात कर दी गई थी तो 1940 में की गई थी, 1940 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो 1931वां प्रश्न है कि लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा? प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई। डोमिनियन स्टेट तो तुरंत नहीं देना था उन्हें। उन्होंने कहा था कि जैसे ही द्वितीय वर्ल्ड वार, तो सेकेंड विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, तुरंत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि वायसराय की कार्यकारिणी के में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये तो बिल्कुल कभी नहीं कर सकते थे अंग्रेज। तो इसलिए जो है वो 1 और 2 जो है वो दोनों के दोनों असत्य हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स के प्रस्तावों को दिवालिया होने का बैंक कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, जवाहरलाल नेहरू ने। देखो, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो दिवालिया होने वाला एक बैंक है, ठीक है। इस तरीके की ये बात बोली गई थी किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? अग्रिम तिथि का चेक, तो वो कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। अलग दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? देखो, क्रिप्स मिशन 1942 की बात की जा रही है। तो जैसे क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन के दौरान जो एक वार्तालाप हुई थी
एक कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, वो किसने करी थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। अगले प्रश्न को देखेंगे तो 134वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अलग क्वेश्चन है, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख प्रेरणादायक या प्रवक्ता कौन रहे हैं? तो वो महात्मा गांधी थे। लेकिन ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा हुआ। देखो बलिया में जिस समय समांतर सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो बलिया में चित्तूर पांडे वहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए, सतारा में वीवाई चौहान बनाए गए थे, लेकिन तामलुक में मातंगिनी हजारा नहीं थी, सतीश सावंत बनाए गए थे। तो सतीश सावंत जो थे वो तामलुक में एक अध्यक्ष के पद पर बनाए गए थे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। निम्नलिखित का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो सही काल अनुसार इसमें सही आंसर क्या बैठेगा? तो सही देखो CR फॉर्मूला पहले आया, लियाकत लॉर्ड वेवेल आया, 1 2 3, जी हाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। पहले CR फॉर्मूला आया 1944 में, लियाकत अली देसाई पैक्ट आया 1945 में, और वेवेल योजना भी 1945 में आई थी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। 137वां क्वेश्चन है। 1945 में शिमला समझौता जो हुआ था, इस समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? तो हिंदू महासभा को इसमें बुलाया नहीं गया था, तो हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा के द्वारा शिमला समझौता हुआ था, 1945 में भाग नहीं लिया गया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो कैबिनेट मिशन जिस समय इंडिया में आया था 1940 में, मार्च 1940 में, तो उसने क्या क्या करा? एक तो पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, ठीक है जी। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की थी, जी ठीक है जी। संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है। तो 1 2 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जरा। 39 क्वेश्चन है हमारा, 139। भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष कौन था जिस समय भारत आज़ाद हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। तो सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष के पद पर थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, 140वां क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? देखो आज़ाद हिंद फौज में कई सारे रेजिमेंट थे, जैसे एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट। तो यहाँ पर पटेल रेजिमेंट नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के 140 क्वेश्चन जो UP RO और ARO के लिए हमारे द्वारा अपने चैनल पर कराए गए, और आगे भी हम लोग अपने चैनल पर टेस्ट कराते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।